भारत में इनोवेशन क्यों नहीं हो रहे हैं या भारत में इतना इनोवेशन क्यों देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मुख्य कारण है कि हम यूज़र बनते जा रहे हैं। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यूज़र हैं, उपयोगकर्ता हैं। कोई भी चीज़ नई लॉन्च होती है, आती है मार्केट में, तो हम उसका सबसे बेहतरीन उपयोग करना जानते हैं, लेकिन हम कोई नया आविष्कार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके लिए श्रम लगता है, कठोर तपस्या लगती है, दिन रात लोगों से दूर रहना पड़ता है। क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी जब सब सो रहे होते हैं तब जागता है, और सब जागते हैं तब वह योगी सो रहा होता है। लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, अपने आप को खपाना पड़ता है, फिर कुछ नया आविष्कार होता है। एडिसन ने 1000 प्रयोग असफल करके बल्ब का आविष्कार 1001वें प्रयोग में किया। दिन रात अपनी लैब में उन्होंने प्रयास किया, प्रयोग किए, श्रम किया, इनोवेशन किया, तब जाकर उन्होंने दुनिया को एक ज्वलंत बल्ब दिया जो आज तक काम कर रहा है। लेकिन हम तुरंत लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तुरंत प्रसिद्ध होना चाहते हैं। हम में धैर्य नहीं है, जबकि जबकि हमारे वेद पुराण संयम की, धैर्य की, धृति की शिक्षा देते हुए भरे पड़े हैं। जब तक ये सब चीज़ें हम में थी, हमने नए नए आविष्कार किए, गणित के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, धातु कर्म आदि विषय, वास्तुकला अच्छा कार्य किया। लेकिन लेकिन हम अब कोई भी नई चीज़ लॉन्च होने का इंतज़ार करते हैं। हम उसका बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नया आविष्कार नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उन चीज़ों को उपयोग करने में ही इतने व्यस्त हैं, मस्त हैं, कि कुछ नया आविष्कार दुनिया को देने की हमको फुर्सत ही नहीं है, समय नहीं है। हमारा कीमती समय जो पढ़ाई में बीतना चाहिए वो मोबाइल, गैजेट्स, टीवी इत्यादि में नष्ट हो रहा है। इसलिए जो समय है सभी को 24 घंटे ही मिला है। कीमती समय हम इनोवेशन में, नए कार्य में नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए नए आविष्कार नहीं हो रहे हैं। भारत के बेहतरीन स्टूडेंट लोग नए आविष्कार कर भी रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा विदेशी कंपनियां, चाइना, अमेरिका, दूसरे देश, जो विकसित देश हैं, हमारी प्रतिभाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम अपनी प्रतिभाओं का पूरा फ़ायदा इसी कारण नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमको इसकी समझ नहीं है। भविष्य की दृष्टि हमारे पास नहीं है कि इस इनोवेशन से भविष्य में क्या लाभ होगा। जिसने फेसबुक का आविष्कार किया उसे मालूम था कि भविष्य में इसके यूज़र ऐसे बढ़ेंगे। यूट्यूब, ट्विटर आदि प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप क्यों फेमस है? क्योंकि उसमें भविष्य की दृष्टि थी। एप्पल फ़ोन इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भविष्य की दृष्टि थी, क्योंकि लोग कीपैड छोड़ेंगे और टच स्क्रीन पे आ जाएंगे। ऐसा उन्होंने पहले ही देख लिया था स्टीव जॉब्स ने। लेकिन हम 2 पल की भी नहीं सोचते हैं, आगे की नहीं सोचते हैं, और हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, क्योंकि तकनीक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर क्षण बदलाव हो रहे हैं। 2 दिन बाद आपकी तकनीक आज की पुरानी हो जाएगी, नई तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। हम 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G और अब 6G की ओर बढ़ रहे हैं। पुरानी तकनीकें पुरानी हो रही हैं, नई तकनीकों की आवश्यकता है, भविष्य दृष्टि की आवश्यकता है, लगातार श्रम करने वाले, बिना प्रसिद्धि को प्राप्त किए लोगों की आवश्यकता है, जो दिन रात श्रम करके भारत को विकसित कर सकें, नई तकनीक दे सकें। क्योंकि आज तकनीक का ही ज़माना है, तकनीक का ही युग है, जिसके बल पर सारे विकसित देश दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित कर चुके हैं। यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो तकनीक में उसे सबसे आगे होना होगा। दिन रात ऐसे नए आविष्कार करने होंगे जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, नए हैं, जिसमें भविष्य की दृष्टि है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा देने वाले मिलने आवश्यक हैं, गुरु मिलने आवश्यक है। क्योंकि आज 10वीं के बाद भी स्टूडेंट को यह बताने वाला नहीं है कि उसके लिए कौन सा विषय उपयुक्त है। उसकी प्रतिभा के अनुसार विषय दिलाने वाले गुरु मौजूद नहीं हैं, उसकी प्रतिभा को पहचानने वाले मौजूद नहीं हैं। हमें गुरुओं का सम्मान करना होगा, उनको समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाना होगा, तभी वह बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार विषय दिला पाएंगे। उसके लिए कौन सी नौकरी उपयुक्त है,
क्योंकि आज अनेक विषय हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। ऐसे ऐसे विषय हैं जिसमें रोजगार की संभावना अनंत है, लेकिन हम गिने चुने विषय बच्चों को पढ़ाते हैं और प्रतिस्पर्धा में डाल देते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार हमें विषय दिलाने होंगे, उनकी प्रतिभा को पहचानना होगा कि वह क्या बेहतर कर सकते हैं, उनका स्वधर्म क्या है, वह किस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे और किस में उनकी रुचि है। तभी हमें वह विषय 10वीं के बाद दिलाना चाहिए, या उनको जो विषय मिला है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करें उसका ज्ञान देना होगा। 10वीं 11वीं में उनको आगे कंपटीशन में क्या क्या परीक्षाएं होती हैं, किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं उसका ज्ञान देना होगा। अगर वो रिसर्च में जाना चाहते हैं तो रिसर्च में भारत में क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, समाजशास्त्री बनना चाहता है तो कैसे बने, आदि विषयों की जानकारी बच्चों को देनी होगी। उनको प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम, अगर उसने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली तो उसके बाद कॉलेज उसको कौन सा मिलना चाहिए, पहले से ही उसका MA MSc तक के प्लेटफॉर्म को जोड़ना होगा, ताकि वह कड़ी टूटे नहीं उसकी पढ़ाई की, उसके ज्ञान को अनवरत विकसित करते हुए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जैसा गुरुकुल में होता था कि अगर विद्यार्थी को संपूर्ण ज्ञान नहीं होता था तो उसे उस काल तक गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। कृष्ण बलराम की शिक्षा पूरी हो गई थी, लेकिन सुदामा को गुरुकुल में उसके बाद भी रहना पड़ा। चाहे वह कृष्ण से पहले से ही पढ़ रहे थे सुदामा, लेकिन कृष्ण के जाने बाद भी कई वर्षों तक गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा पास होके वो उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया, नहीं। प्राचीन काल में गुरु जानता था कि उसकी शिक्षा पूरी हुई है या नहीं, उसके लिए वह अनंत कई प्रकार की परीक्षाएं लेता था, और जब उसे लगता था कि उसे संपूर्ण ज्ञान हो गया है तभी वह अपने गुरुकुल से उसे विदा करता था। यही है दोस्तों, भारत को विकसित करने के लिए मेरे कुछ विचार थे कि कैसे वह विश्व गुरु वापस बन सकता है। धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए। मुझे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद, हार्दिक आभार।